नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। स्वतंत्रता सेनानी भैरूलाल काला बादल की जयंती आज कोटा में बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर छत्रपुरा स्थित छात्रावास में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने शिरकत की और स्वतंत्रता सेनानी भैरूलाल जी काला बादल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के साथ जुएल ओराम जनजातीय मंत्री भारत सरकार थे। कार्यक्रम में पधारे समाज के गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर भीम न्यूज इंडिया ने समाज के कुछ बुद्धिजीवियों से चर्चा की। आइए देखते हैं इनका क्या नज़रिया है समाज के प्रति। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। हमारे साथ हैं आज आदिवासी मीणा समाज के इस कार्यक्रम में एक समाज सुधारक हैं। पहले तो हम परिचय जानेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। आप भीम न्यूज इंडिया को क्या कहना चाहते हैं जिससे कि भारत के कोने कोने तक आदिवासी समाज की बात जाए। स्वागत है आपका सर, क्या शुभ नाम है? धन्यवाद, आपने मुझे मेरी बात सुनने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूँ आपका। मैं मोहनलाल मीणा पंजाब नेशनल बैंक में रिटायर्ड मैनेजर हूँ और श्री मीणा समाज विकास समिति का मैं फाउंडर अध्यक्ष हूँ। मैं समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो समाज के ऐसे नौजवान बच्चे हैं जिनकी हाई प्रोफाइल है या अच्छे परसेंटेज आती है या मेरिट में आते हैं, वो बच्चे तो उनको रोज़गार मिल जाता है, जॉब मिल जाता है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, लेकिन सरकार उन बच्चों के बारे में कोई ध्यान नहीं देती जो कि भी उम्र पार होने के बाद में या और एज होने के बाद में वो जो है ना तो उनको नौकरी मिल पाती है ना कोई रोज़गार मिल पाता है। तो उनके लिए मेरा निवेदन है या मैं इस भीम न्यूज़ के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि ऐसे नौजवानों के लिए जो कि और एज हो गए हैं, उनके लिए कोई ना कोई जो है स्कीम होनी चाहिए या उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई ना कोई साधन, कोई व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनको रोज़गार मिल सके, वो भी अपनी ज़िंदगी आराम से कंफर्टेबल ज़िंदगी जी सके और उनका जो बच्चा है, उनके जो परिवार है, उनकी पालन पोषण कर सके। ये मेरा सुझाव है। इसके बारे में सरकार को ये जो मांग कर रहे हैं, आप ये किससे मांग कर रहे हैं? ये मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ। जो भी रूलिंग पार्टी है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं सरकार से जो है इसके बारे में, ठीक है वो MSME स्कीमें बनाई है, वो लोन वाली स्कीमें बनाई है, लेकिन उसमें करोड़ों रुपए चाहिए। लेकिन जो बच्चा जिसके पास पैसा भी नहीं है, करोड़ों रुपए भी नहीं है, लाखों रुपए भी नहीं है, लेकिन और एज हो चुका है, ऐसे बच्चे के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए, ऐसे जो समाज के क्या बल्कि पूरे देश के लिए जो और एज हो चुके हैं, ऐसे बच्चों के लिए सरकार क्या कर रही है? मैं जहाँ तक समझता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनको जो और एज हो के उनको रोज़गार मिल सके, उनको नौकरियाँ मिल सके, उनके बारे में स्कीम बनाई जानी चाहिए। ये मेरा निवेदन। सर आपके यहाँ जय मीनेस यूनिवर्सिटी है, हाँ। इसमें भी एम्प्लॉयमेंट बहुत है जी। क्या ऐसे लोगों को वहाँ नहीं समायोजित किया जा सकता? वहाँ पे जय मीनेस यूनिवर्सिटी मीणा समाज ने बनाई है, हाँ, इसमें सरकार का भी पैसा लगा है, लेकिन वहाँ पे मतलब लाल पिताशाही कह लो या मतलब जो है ना कुछ भी नाम दे दो, लेकिन वहाँ मीणा समाज के बहुत कम एम्प्लॉई हैं। जो मेरे बच्चे ने भी अप्लाई किया था, लेकिन उनका नाम आना तो बहुत दूर की बात है। उसके बारे में भी एप्लीकेशन के बारे में भी विचार नहीं किया गया, जबकि वो बहुत वेल लर्नेड है, MA कर रखा है, BA MA BEd MAd लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री और जो क्या नाम है लाइब्रेरी साइंस में PG डिग्री, मतलब 6 डिग्रियाँ उसके पास होते हुए भी मैंने अप्लाई किया था, लेकिन उसमें जो है ना उनको मतलब बुलाना तो बहुत दूर की बात है, कॉल लेटर भी नहीं भेजा गया, उस एप्लीकेशन में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। तो ये इस तरह से वहाँ पे जो है मीणा समाज के होते हुए भी वहाँ मीणा समाज के बहुत कम लोग हैं जिनको रोज़गार, बहुत कम क्या नगण्य के बराबर है, रोज़गार ही नहीं दिया गया उनको। वहाँ किसी दूसरे समाज के लोगों का बोलबाला है। ये मेरा निवेदन है। भैरूलाल काला बादल की जयंती है आज। बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग आए हुए हैं। स्वागत है आपका सर, एक बार अपना परिचय दीजिए। सर, मैं RP मीणा, असिस्टेंट कमिश्नर भारतीय राजस्व सेवानिवृत्त हुआ हूँ और उसके बाद से केवल और केवल
समाज के गरीब लोगों के उत्थान के लिए लड़ते हैं। और अभी पूरे जितने भी संगठन यहाँ पे थे कोटा में, उनसे अलग हट करके हमने एक आयोजन समिति काला बादल जी का माल्यार्पण समारोह आयोजित किया है। उसमें हम सब लोगों को बुलाया है, लोगों को हम जागृत करना चाहते हैं। कमिश्नर साहब, वर्तमान समय में जो परिस्थितियां गुजर रही हैं, संविधान में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो अधिकार दिए गए थे, प्रतिनिधित्व दिया गया था, जिसको कि आप आरक्षण कह लो, ऐसा नहीं लग रहा कि उसकी वो फुलफिल नहीं हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है साहब। जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया था और सभी वर्गों के लिए, दलित, वंचित, स्वर्ण, सभी के लिए जो संविधान दिया था, उसकी पूर्णतया पालना नहीं की जा रही है और संविधान के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, जो कि उचित नहीं। सर, ऐसा कुछ लोग तोहमत लगाते हैं कि अनुसूचित जनजाति में मीणा समुदाय और एससी समुदाय में आपस में कटुता है। ये कहाँ तक सत्य है? मैं नहीं मानता आपस में कटुता है, दोनों एक ही उसमें है। हाँ, ये अलग है कि उनका प्लेटफार्म अलग है, हमारा अलग है, लेकिन सामूहिक जहाँ हमें जाना होता है, हम एक साथ रहते हैं। इनकी एकता के लिए आप क्या कर रहे हैं? किन की एकता की? एससी एसटी की एकता के लिए। नहीं, हम उन्हें ये, जैसे ये समाज का प्रोग्राम था, अगर कोई सार्वजनिक प्रोग्राम होता तो हम उन्हें आमंत्रित करते और हमारा प्रयास है कि हम एकजुट रहें। कमिश्नर साहब, ये आप कह रहे हो समाज का प्रोग्राम था। काला बादल जी ने जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी, वो समाज के लिए नहीं लड़ी थी, वो तो सबके लिए लड़ी थी। तो उसमें इस कार्यक्रम में अन्य समाज के लोग, यानी कम से कम अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को तो बुलाना चाहिए था, एक माला पहनाने का मौका तो देना चाहिए था। आपका कथन उचित है, लेकिन जो ये हमारी जो आयोजन समिति जल्दीबाजी में जो बनी, उसमें बहुत सी कमियां रह गई है। आगे हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका? मैं सीपी मीणा, स्पेशल कमिश्नर जीएसटी, प्रेजेंट में कोटा पोस्टिंग है, अपीलेट अथॉरिटी कोटा की। आज मैं भैरूलाल जी काला बादल जी, जो स्वतंत्रता सेनानी है, जिन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है, उनकी जयंती के समारोह में समाज के द्वारा आमंत्रित करने पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जो प्रोग्राम मैंने देखा है वो बहुत भव्य है और काला बादल जी के विचारों पे, उनके जो अनुभव थे, जो उनके आदर्श थे, शिक्षा के प्रति जो उनकी ललक थी, शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिया है समाज में, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज का जो प्रोग्राम था वो सबके लिए अनुकरणीय है। आज जो भी अतिथि यहाँ पधारे थे, जिसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय थे, जनजातीय मंत्री जी थे, सबने यही कहा है कि शिक्षा ही सब कुछ है। अगर शिक्षा के ऊपर जोर दिया, शिक्षा अगर प्राप्त करी, तो आगे जा कर के व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। जैसा कि काला बादल जी ने किया, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और आगे जा कर के समाज को शिक्षित करने के लिए ये जिस प्रांगण में यह प्रोग्राम आज आयोजित किया गया है, उस प्रांगण में एक एक पत्थर रख कर के उन्होंने इस हॉस्टल की स्थापना करी, ताकि ग्रामीण गरीब बच्चे आकर के शिक्षा ग्रहण कर सके। मिस्टर साहब, शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, शिक्षा का निजीकरण हो गया है। यहाँ तक कि जो गरीब बच्चे एसटी एससी के स्कॉलरशिप के सहारे गांव देहात से आकर पढ़ते थे, स्कॉलरशिप समय पर नहीं मिलती, लगभग वो भी बंद कर दी जा रही है। क्या कहेंगे, क्या ओपिनियन है, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? शिक्षा का निजीकरण, अब ये देखिए किसी भी डिग्री कोर्स में इतनी फीस है कि गांव का गरीब व्यक्ति उस पर
अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम कोटा की बात करते हैं, कोटा देहात में ये जो बाढ़ से त्रासदी हुई है, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, उनके बीज बर्बाद हो गए, उनके घर बर्बाद हो गए, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? थोड़ा इस पर कुछ बताइए, क्योंकि आप अफसर हैं और आपको अच्छी नॉलेज है समाज की। नहीं, बिल्कुल आपका कथन सही है, क्योंकि ये जो ST/SC वर्ग है ये ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में उनका जो आजीविका का साधन है वो पशुपालन एवं कृषि है। ये जो अभी जो फ्लड आया है इससे काफ़ी नुकसान हुआ है और खेती बहुत महंगी हो चुकी है, खेती कोई फ़ायदा का धंधा नहीं रहा है। अब जब बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं तो पेरेंट्स को उनकी शिक्षा के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है और स्कॉलरशिप वगैरह जो पहले मिलती थी वो काफ़ी इसमें उलझी हुई है, इसके लिए बजट भी बहुत कम आया है। बाकी जनजातीय मंत्री जी जो आज आए हैं वो कह के गए हैं कि मैं जनजाति की समस्याओं को अच्छी तरह जानता हूं और आगे जा कर के जो भी इनकी समस्या हैं जो जनजाति के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा समाज की जो संगठन है, संस्थाएँ हैं जो संपन्न हो चुके हैं, उनकी भी एक ड्यूटी बनती है कि वो फंड इकट्ठा करें और जो गरीब बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छे मेरिट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनको आगे शिक्षा के लिए उनको समाज के सदस्यों को, समितियों को योगदान देना चाहिए ताकि वो अपना भविष्य आगे उज्जवल कर सकें और उनकी शिक्षा पैसों के अभाव में बंद नहीं हो। सरकार की जो सहायता है वह तो हमेशा मिलती रहेगी, बाकी अब समाज को भी बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए इस प्रकार की संस्थाएं बना करके अपना ध्यान उन्हीं के ऊपर केंद्रित करना चाहिए। यूनिवर्सिटी में तो कोई रियायत नहीं है। यूनिवर्सिटी जो है उसके बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने 2023 का यूनिवर्सिटी का एक्ट पढ़ा था। वो यूनिवर्सिटी एक समाज की आदिवासी यूनिवर्सिटी नहीं है, केवल उसको प्रचारित किया जा रहा है कि ये आदिवासी यूनिवर्सिटी है। जो 2023 का JMINS आदिवासी यूनिवर्सिटी का जो एक्ट बना उसमें कहीं भी ट्राइबल शब्द नहीं है, कहीं भी मीणा शब्द नहीं है। उसमें केवल यही है कि एक समिति है अखिल भारतीय सामाजिक एवं शैक्षणिक परिषद, उसने एक प्रस्ताव बना करके गवर्नमेंट को दिया कि भाई हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी है और हम विश्व स्तरीय एजुकेशन और राज्य स्तरीय एजुकेशन में सहयोग करना चाहते हैं और एक हम यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं सर्व समाज के लिए। तो वो विधेयक जो विधानसभा में 2023 में पास हुआ है वो ट्राइबल्स के लिए नहीं है और न ये ट्राइबल्स की यूनिवर्सिटी है। उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसमें ये है कि प्रवेश में जो एडमिशन रहेगा वह राज्य सरकार की जो आरक्षण नीति है उसके अनुसार रहेगा। ST, SC, OBC, महिलाएं सभी के लिए जो रिजर्वेशन है जो राज्य सरकार का है उसी तरह से रहेगा। इसलिए इस JMINS आदिवासी यूनिवर्सिटी को आदिवासियों की यूनिवर्सिटी कहना या विश्व की प्रथम आदिवासी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहना मेरी राय में गलत है और ये मिथ्या प्रचार है। ये समाज की यूनिवर्सिटी नहीं है। समाज के लिए केवल एक प्रावधान किया गया है कि जो अखिल भारतीय मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति है वह केवल चेयरमैन का नाम जो यूनिवर्सिटी का चेयरमैन रहेगा उस चेयरमैन का नाम रिकमेंड सरकार को करेगी और सरकार चेयरपर्सन की नियुक्ति करेगा। बाकी चेयरपर्सन को किस प्रकार हटाया जाएगा, वो गलत काम करेगा तो उसको कैसे हटाया जाएगा, इस प्रकार चेयरपर्सन के ऊपर कोई कंट्रोल समाज का नहीं है, सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति का नहीं है। और चेयरपर्सन को ये पावर दिए गए कि वाइस चांसलर की नियुक्ति करेगा, वो रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगा, वो फैकल्टी की नियुक्ति करेगा, उनको जब चाहे वो हटा सकता है उनके गलत अगर कोई अनियमितताएँ पाई जाती है तो। परंतु समाज की न तो यूनिवर्सिटी है न कोई समाज का इस पर ये जो उसमें लिखा हुआ है जो सोशल मीडिया पे या गूगल पे लिखा हुआ है कि 40% रिजर्वेशन ST के लिए इसमें रिजर्व रहेगा। बाकी ये एक्ट में इस तरह के कोई प्रावधान नहीं है और उसमें कंट्रोवर्सी है। ये यूनिवर्सिटी कोई मीणा समाज की नहीं है और न ही कोई आदिवासी विश्व की प्रथम यूनिवर्सिटी है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने 2000 के एक्ट का अध्ययन किया है। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के आप फेसबुक पेज, X और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।